डियर अध्याय 17 है ये आपका। और इसमें 2 और बच गए हैं, 18 और 19। ठीक है, तो गमन एवं संचलन। बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मैम एक्सप्लेन कीजिए। तो ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बुक है, ये समझिए आप कि आप कहीं भी रहो तो एक बार इसको सुन सकते हैं। और यदि आप 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11 का कर रहे हैं अभी आप बोर्ड एग्जाम का, तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में नीट का प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड एंट्रेंस एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए तो काफी हेल्पफुल इम्पोर्टेंट होंगे। इसके बाद जैसे एक बार ये मैंने कंप्लीट करवा दिया, फिर देन 12th मैं कंप्लीट जब करवाऊंगी उसके बाद जो भी शॉर्ट में नोट्स वगैरह जो भी रहेगा हमें, जैसे कि गमन किसे कहते हैं, ऐसे करके जितने भी एग्जाम्पल इसमें जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपको शॉर्ट नोट्स में दिया जाएगा। तो एक बार आप पूरे वीडियो को एक बार सुनेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ तो 10 से 15% होगा कवर। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपको परसेंट वाइज कवर कर लेना, देन लास्ट में आपको 100% कवर करवा दिया जाएगा। एंड आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है हमारे यहाँ, तो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए डियर। अभी झारखंड से हैं तो आपके लिए ऑफलाइन भी इंटरेस्टेड है तो बता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। और यदि दूसरे स्टेट से आप लोग है डियर तो दूसरे स्टेट के लिए भी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि यूपी में जो होगा, बिहार में होगा, एमपी में जो होगा, सभी जगह के लिए, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, जिस जिस जगह में आपका एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है उनके लिए क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। तो अब झारखंड से यदि है, झारखंड वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जल्द से जल्द क्लास को स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है डियर। और नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि 2-3 कॉलेज बढ़े, तो आप लोग के चांसेस हो जाएगी गवर्नमेंट लेने की, यदि आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो। आइए हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है चैप्टर के अंदर में। तो गति के प्रकार, पेशी, कंकाल तंत्र, संधियां या जोड़, या पेशी और कंकाल तंत्र के विकार। ठीक है, तो संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है? संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं और पादपों में अनेकों तरह के संचलन होते हैं। हमारा जितने भी जंतु एवं पादप में अनेक तरह के संचलन होते हैं। अमीबा सदृश एक कोशिकीय जीव में जीव द्रव का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। अमीबा जो एग्जाम्पल दिया डियर कि सदृश एक कोशिकीय जीव में जीव द्रव का एक प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। कई जीव देखिएगा भाई आपका पश्चिमाभ, कसाभ और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, जबड़े, फ्लक, जीवा आदि को गतिशील कर सकता है। कुछ संचलों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है। ऐसे ऐच्छिक संचलन को गमन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है टहलना। देखिए डियर यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही रूप है। चलन संरचनाओं को अनेक प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए जो कि यहाँ पे दे दिया है आपका, देखिएगा उदाहरण में पैरामीशियम में आपका पश्चिमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य करते हैं। हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी। उपयुक्त प्रश्नों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दोनों के संबंध को इस उक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं। जितने भी चलन है क्या होते हैं? गति होते हैं। लेकिन सभी गति चलन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ डियर यहाँ पे आपका कि सभी गति चलन नहीं होंगे, बट हमारा सभी चलन गति हो सकते हैं, होते हैं। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थितियों की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं, फिर भी चलन की क्रिया प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूलन, प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। डियर यदि आप लोग के वीडियो आपको लिए हेल्प हो रही है, नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि आपके लिए पूरे चैप्टर कवर करवा दी जाए। नेक्स्ट हमारा देखेंगे डियर यहाँ पे गति के प्रकार, जो कि 17.1 में है। यहाँ पे देखिए गति का प्रकार। गति का प्रकार में मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती है, अथा अमीबीय, आपका पश्चिमाभी और पेशीय। आपने अध्याय 8 में पढ़ा है कि पश्चिमाभ एवं कसामिका कोशिका झिल्ली की अपवृद्धि है।
कशमिका गति शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करती हैं। स्पंज के नाल तंत्र में जल संरचना को बनाए रखती हैं तथा यूग्लिना जैसे प्रोटोजोआ में चलन का भी कार्य करती हैं। नेक्स्ट हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं हैं, जैसे कि देखिएगा महाभक्षकाणु जिसको मैक्रोफेजेस, और आपका श्वेताणु जो कि ल्यूकोसाइट्स रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करती हैं। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुकुड़ उत्पाद बनाकर की जाती है, जैसे अमीबा शरीर से। कोशिका कंकाल तंत्र जैसे कि आपका क्या है दिया, सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति में सहयोगी होते हैं। हमारे अधिकांश नालीकार अंगों में जो पश्चमाभ उपभीति से आस्थारित होते हैं, पश्चमाभ गति होती है। श्वास नली में पश्चमाभों की समन्वित गति से वायुमंडलीय के वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पश्चमाभ गति की सहायता से ही होता है। हमारे पादों, जबड़ों, जीवा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र का पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में आप पेशिकीय के प्रकार की संरचना, उनके संकुचन की क्रिया विधि और कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर यहाँ पे देखिएगा पेशी के बारे में। पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है। क्या है? एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति आद्य जन स्तर से होती है। किससे होती है? आद्य जन स्तर से होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं, जैसे उत्तेजनाशीलता, शकुनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार एवं प्रत्यास्थता। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि स्थापन, रंग, रूप और उनकी क्रिया के नियमन पद्धति। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। कौन कौन पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार कहते हैं कि इसमें एक्सप्लेन क्या करना, आपको याद रखना है सब चीजों को। एग्जाम में पूछा जाएगा, बायोलॉजी में एक भी लाइन को मिस नहीं कीजिएगा, तभी आपको 100% मार्क्स आ सकते हैं। ऑप्शन ए में जैसे कंकाल है, दूसरा में अंतरंग और तीसरा में हृदय। तीन आपका क्या है? 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। कंकाल पेशियां आपका देखिएगा डियर क्या कह रहा है। कंकाल पेशियां जो हैं शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती है। शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती है, नजदीकी में होती है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखती है। क्या दिखती? धारी धारी दिखती हैं। और अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? सो रेखित की तरह पेशी कहते हैं। चूंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है। किसका होता है? ऐच्छिक नियंत्रण होता है। अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती है। शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतरंग पेशियां, है ना। अंतरंग पेशियां शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भीतरी में स्थित होती है। ये आरेखित और चिकनी होती है। ये आरेखित होती है बिल्कुल, और चिकनी दिखती है डियर। देखिए ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अतः इन्हें चिकनी पेशियां या आरेखित पेशी भी कहते हैं। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कही जाती है। क्योंकि उसमें क्या था? ऐच्छिक था, इसमें क्या? अनैच्छिक है। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक यानी गैमेट्स के अभिगमन परिवहन में सहायता करती हैं। जैसा कि नाम से विदित है, हृदय पेशियां हृदय की क्या है? पेशियां है। क्या है? हृदय की पेशियां है। तीसरा आपका यही है। कई हृदय पेशी कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां रेखित होती है या अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता। क्या कर रहा है? कि क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो है इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता। कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रिया विधि को समझने के लिए हम इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं जिसमें फैसिकल्स की बनी होती हैं, जो संयुक्त रूप से कॉलेजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पंटट यानी कि फेसिया कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से स्थानांतरित होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जिसे हम क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा पेशी समूह तथा पेशी तंतु को दर्शाते हुए पेशी का अनुप्रस्थ काट, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया। पेशी तंतु, सार्कोलीमा, रक्त कोशिका और फेसिकल पुलिका जिसको कहते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे पेशी रेशा का एक संकोशिका है, क्योंकि पेशी दर जो आपका सैक्रोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। अंतः द्रव जालिका अर्थात पेशी रेशों की पेशी द्रव जालिका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम, देखिएगा इसमें आयनों का भंडार गृह है। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव से समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं को उपस्थित है, जिसे पेशी तंतु या फिर देखिएगा मायोफिलामेंट, जिसको पेशी तंतु या फिर मायोफाइब्रिल कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु में कर्मवार गहरे एवं हल्के पट पैड होते हैं। पेशी रेशा के विस्तृत अध्ययन के लिए यह स्थापित कर दिया है कि इनका रेखित रूप से दो प्रमुख प्रोटीन होता है, जैसे ऑप्शन एक्टिन और मायोसिन। क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। मायोसिन होता है, इसके विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है, जिसे वन बैंड या समदैशिक बैंड कहते हैं, जबकि गहरे बैंडों को ए बैंड या विषम दैशिक बैंड कहते हैं, जिसमें मायोसिन होता है। जिसमें क्या होता है? मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समांतर पेशी रेशा की अनुदैर्ध्य अक्ष के भी समांतर व्यवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में बिल्कुल पतले होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले एवं मोटे तंतु भी कहते हैं। अतः इन्हें क्रमशः देखा जाए तो पतले एवं मोटे तंतु कहते हैं। प्रत्येक वन बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्था रेखा होती है, जिसे जेड रेखा कहते हैं। पतले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। ए बैंड के मोटे तंतु ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली, जिसे एम रेखा कहते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं। ये पेशी रेशों की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतर कर्म में व्यवस्थित होते हैं। कर्मिंग में होता है एकांतर लगातार। दो अनक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशा का भाग एक संकुचनकारी इकाई बनाता है, जिसे आपको क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर क्या अतिछादित होते हैं, जिसमें पतले तंतुओं के सिरे मोटे तंतुओं के सिरों के बीच में पाए जाते हैं। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से अतिछादित नहीं होता, वो एच क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? एच क्षेत्र कहलाता है। ये सब इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। नेक्स्ट हमारा क्या है? संकुचनशील प्रोटीन की संरचना, है ना। जैसे प्रत्येक एक्टिन जो पतले तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप से कुंडलित दो यानी कि एफ तंतु में एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक एफ और एक्टिन और जी जो है गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। क्या है? एक बहुलक है। एक दूसरे प्रोटीन जो कि आपका ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियंत्रित अंतरालों पर पाई जाती है। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं की मायोसिन के बंध बनाने वाली सक्रिय स्थानों को ढक कर रखती हैं, जो कि चित्र 17.3 में आपका दिखाया गया है डियर। वो आगे देखते हैं। इसमें देखिएगा प्रत्येक मायोसिन जो कि मोटे तंतु में एक बहुलक प्रोटीन है, कई एक एकल की प्रोटीन जिसे मैरोमायोसिन कहते हैं, एक मोटा तंतु बनाती है। प्रत्येक मैरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ। सिर को देखिएगा, इसमें सिर को भारी मैरोमायोसिन और पूंछ को हल्का मैरोमायोसिन कहते हैं। मैरोमायोसिन आपका अवयव अर्थात सिर एवं छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत दूरी नियत कोण ए तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं, जिसे क्रॉस भुजा यानी कि क्रॉस आर्म कहते हैं। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएस एंजाइम है, जिसमें एटीपी के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें देखिएगा क्या दिया गया है आपका पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पितंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका देखिएगा तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्र आपका तंत्रीय एक
और पेशिकीय रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संयम का प्रेरक अंत पट्टिका कहते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिक संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचार यानी कि एसिटिल कोलिन मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। यह समस्त पेशीय रेशे पर फैल जाता है, जिसमें सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं। इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतु ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं। इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर की तरफ खींच जाती है, जिससे सार्कोमियर आपका छोटा हो जाता है, अर्थात संकुचित भी हो जाता है। ऊपर के चरणों से स्पष्ट है कि पेशी के छोटे होते समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंडों की लंबाई कम हो जाती है, जबकि ए बैंडों की लंबाई ज्यों की त्यों रहती है। एडीपी और पी2 मुक्त कर मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। एक नए एटीपी के बंधने से क्रॉस सेतु टूटते हैं। मायोसिन शीर्ष एटीपी को अपघटित कर पेशी के और संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका संवेगी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लेस्मिक रेक्टिकुलम द्वारा Ca+1 के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। इसके फलस्वरूप जेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस आ जाती हैं, अर्थात शिथिलन हो जाता है। विभिन्न पेशियों में रेशों की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो जाता है। पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन या अवयवी विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमा होने लगता है, जिससे थकान या श्रांति होती है। पेशी ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वे लाल रंग दिखते हैं। ऐसी पेशियों को लाल पेशिका कहते हैं। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती हैं, जो एटीपी के निर्माण हेतु उसमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकती हैं। इसलिए इन पेशियों की वाइट जीवी पेशियां भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे वे हल्के रंग की अथवा श्वेत प्रतीत होती हैं। ये श्वेत पेशियां हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अल्पसंख्यक होती हैं, लेकिन पेशी द्रव जलिका अत्यधिक मात्रा में होती है। ये अवयव विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा में क्या है आपका आपका कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती हैं। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए, जब बिना जबड़ों के भोजन आपका श्रवण करना पड़े तो बिना पाद अस्थियों को टहलना हो। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती हैं, जबकि आपका कॉन्ड्रोइटिन जो कि आपका दिया है कॉन्ड्रोइटिन लवण उपस्थितियों के मैट्रिक्स को अनयान यानी कि आपका पैलिएबल बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल। दो मुख्य भागों में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। पहला देखेंगे, अक्षीय कंकाल में ये 80 अस्थियां होती है। कितना होती है? 80 अस्थियां होती हैं, जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं, जैसे कि करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि, जिसमें स्टर्नम और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। दूसरा में आपका क्या है? करोटी। दूसरा में क्या है आपका? करोटी। ठीक है ना। करोटी के अंदर में अस्थियों के दो समुच्च कपाली यानी कि क्रेनियल और अनानी यानी कि फेसियल से बना होता है, जिनका योग 22 है। कितना है? 22 जोड़। कपालिया अस्थि की संख्या 8 होती है। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल को बनाती है। आपका आननी भाग में 14 कंकाली अवयव होते हैं, स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, जो देखिएगा करोटी के सामने भाग बनाते हैं। ठीक है, जो आपका पूरा यहाँ पे दिया गया है मनुष्य की करोटी का आरेख। एक यू आकार की एकल अस्थि हाइड्रेड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है, या भी कपाल में ही सन्निहित है। प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 3 छोटी अस्थि? देखिएगा, आपका मैलिलस पहला, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेपीज। ठीक है ना। 3 प्रत्येक मध्य कर्ण में, है ना। कानों में जो बीचों बीच में बताया स्टेपीज जो सबसे छोटी होती है, ये तीनों आपका दिया। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण आपका अस्थिकाएं कहते हैं। कपाल भाग के सिरुक दंड के अग्र भाग के साथ दो अनुकपाल अस्थि कंधों यानी कि ऑसिपिटल कॉन्डिलेंस की सहायता से संधि योजन करता है।
द्विकंधीय आपका करोटिया यानी कि डाइकोन्ड्रियलिक स्कल जो है, हमारा कशेरुक दंड चित्र 17.7 में जो है आपका दिया गया है। देख पा रहे होगे ग्रीवा कशेरुक कहाँ है, वक्षीय कैसे, कटिलंबर कशेरुक, अंतर कशेरुक की पट, सैक्रम, त्रिकानु चित्र सब आपका यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। ये पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना होता है जिन्हें कशेरुक कहते हैं। यह कपाल के आधार से निकलता और धड़ भाग को मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला यानी कि तंत्रिकीय नाल होता है जिससे होकर मेरुरज्जु स्पाइनल कोड गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस के हैं और यह अनुकपाल अस्थि कंधों के साथ संधि योजन करता है। कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा यानी कि 7, वक्षीय 12, कटी 5, त्रिक संक्रेमी 1 संयोजित और अनुत्रिक आपका 1 संयोजित कशेरुकों में विभेदित होता है। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है, ठीक है ना। स्तनधारियों में कशेरुक दंड मेरुरज्जु स्पाइनल कोड की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोस्थी यानी कि स्टर्नम वक्ष की मध्य आधार रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है, ठीक है। पसलियों की बात करें, रिब्स की 12 जोड़ियां होती हैं। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और आधार भाग में उरोस्थी के साथ जुड़ी होती है। इसके पृष्ठ सिर पर 2 संधि योजन सतह होती है जिसके कारण इसे द्विव सिरस्थ यानी कि बाइसेफालिक भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। पृष्ठ में ए वक्षीय कशेरुकों और आधारीय भाग में उरोस्थी से आपका कछाव उपास्थि यानी कि हाइलिन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती है। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्थी के साथ सीधे संधि योजित नहीं होता बल्कि कचाव उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ती हैं। इन्हें वाटी देखिएगा ब्रोकोलॉन्डल, यहाँ पे वाटी ब्रोकांडल यानी कि कुट पसलियां कहते हैं। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियां 11वीं और 12वीं आधार से जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें प्लावी पसलियां यानी कि फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वक्षीय कशेरुक पसलियां और उरोस्थी मिलकर पसली पंचर यानी कि रिब केज संरचना करते हैं। पादों की अस्थियां आपने देखिएगा नीचे में क्या है आपका, पादों की अस्थियां अपने मोकला से साथ उपांगीय कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। अग्रपाद भुजा की अस्थियां हैं जिसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, कलाई की अस्थियां संख्या में 8, मेटाकार्पल्स, हथेली की अस्थियां संख्या में 5 और फाइलेंजियस अकुनियों की अस्थियां में संख्या 14 होगा जो कि आपका 7.9 में आपका दिखाया गया है। ये दाई आंश मेखला तथा अग्रपाद अस्थियां सामने से अभिदर्शित, ठीक है ना। कार्पल आपका कार्पल है यहाँ से यहाँ तक, मेटाकार्पल है यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका नीचे जो आपका बिल्कुल ये फिंगर है लास्ट में जो लिटिल फिंगर जिसको कहते हैं फैलेंजेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एस के पूल है, ह्यूमेरस है, देन आपका रेडियस, अल्ना सब है आपका यहाँ पे अल्बो जॉइंट से जस्ट नीचे आपका दिया गया। अल्ना यहाँ पे, रेडियस यहाँ पे, ठीक है। आपका क्लेविकल। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पे क्या है कि आपका फीमर यानी कि उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है ना, फीमर बोन, जो कि टीबिया और फिबुला और टार्सल टखनों की अस्थियां यानी कि संख्या में 7 है। मेटाटार्सल संख्या में 5 है और अंगुली की अस्थियां फैलेजेंस जो कि आपका कप के आकार की एक अस्थि जिसे पटेला या कहते हैं, घुटनों के अधर की ओर से ढकती हैं घुटना फलक। अंश और श्रोणी मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती है। प्रत्येक मेखला के 2 अर्ध भाग होते हैं। अंश देखिएगा इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें अंश मेखला के प्रत्येक अर्ध भाग में एक क्लेविकल एवं एक स्पेकुला होता है। स्पेकुला वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरे एवं 7वीं पतली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि होती है। स्पेकुला में पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार यानी कि कंकट एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है जिसे हम एक्रोमीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एक एक्रोमीन कहते हैं, ठीक है। एक्रोमीन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संधि योजन करती है। एक्रोमीन के नीचे एक नमन जिसे आपका ग्वालिनोइड गुहा कहते हैं। ह्यूमर आपका देखिएगा हुमुरस के शीर्ष के साथ कंधों की जोड़ी बनाने के लिए आपका देखिए इसमें संधियोजन करती हैं। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि होती है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्यतः आपका जत्रुक यानी कि कॉलर बोन कहते हैं। श्रोणी मेखला यानी कि पैल्विक गिर्डल में 2 श्रोणी अस्थियां होती हैं। प्रत्येक श्रोणी अस्थि में 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एसिटाबुलम होती है जिसमें उरु अस्थि संधि योजन करती है। अधर भाग में श्रोणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन यानी कि प्यूबिक सिम्पैसिस बनाते हैं।
जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर डियर। ये चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए इसमें इलियम, इशियम, प्यूबिक्स कहाँ कहाँ है आपको पूरा दिखाया है। श्रोणी अस्थि, सैक्रम, ठीक है ना, फीमर बोन जो आपका लॉन्ग बोन होता है, फिर पटेला आपका नी में है, ठीक है ना, जो है टिबिया यहाँ पे है, फिबुला यहाँ है, देन टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस की क्या बात किया है कि कहाँ आपका रहेगा, जो फुट में रहेगा। ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें क्या है डियर आपका, नेक्स्ट में आपका कि संधियां या जोड़ है ना, थोड़ी सी बच गई है इसमें। संधि या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है जिसमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती है, चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच संधि स्थल है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है, जहां जोड़ आलंब यानी कि देखिएगा फलक्रम का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। जोड़ों को मुख्यतः तीन संरचनात्मक रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से हैं तीन, आपका रेशिये, उपास्थि युक्त और साइनोवियल स्राव या साइनोवियल। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा रेशिये जोड़, सबसे फर्स्ट में क्या आ रही है, रेशिये किसी प्रकार की गति नहीं होने देता है। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेशिये संयोजी ऊतक की सहायता से सीवन के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती हैं। दूसरा में उपास्थि युक्त जोड़ों में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं। कशेरुको दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इस प्रकार की जोड़ है जो सीमित गति होने देते हैं। तीसरा में देखिएगा साइनोविलियन जोड़ों की विशेषता, दो अस्थियों के संधियोजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोविलियन गुहा की उपस्थिति है। इस तरह की व्यवस्था के पर्याप्त गति संभव है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। कंदुखालिका संधि यानी कि हुमरस और अंश मेखला के बीच कब्जा जो संधि, घुटना संधि, दुर्गार्ग संधि जो कि आपका पाइवट संधि, एटलस और अच के बीच विसर्पी देखिएगा, विसर्पी संधि जिसमें ग्लैंडिंग संधि और कार्पल्स के बीच, और सैंडल जोड़ अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच इनके कुछ उदाहरण हैं। और एक आपका लास्ट और नेक्स्ट बच गया है डियर, जैसे पेशिया और कंकाल तंत्र के विकार, जिसमें आपका देखिएगा मैस्थीना ग्रेविस और आपका देखिएगा पेशीय द्रुपोषण, फिर आपका आपतानिका, संधि शोध, अस्थि सुशिरता और गाउट। तो देखिएगा इसमें मैस्थीना ग्रेविस के अंदर में एक स्व प्रतिष्ठा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। दूसरा में पेशीय दुष्पोषण में आपका क्या है, आपका दुष्पोषण में, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन। तीसरा में देखिएगा आपातनिका में आपका शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में त्रिव्याठन, आर्थराइटिस में यानी कि संधि शोध में जोड़ों की शोध, अस्थि सुशिरता में क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं, या उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में से कमी से अस्थि भाग का प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। एस्ट्रोजन की लेवल क्या होने लगती है, ओस्टियोपोरोसिस में एस्ट्रोजन लेवल जब हमारा कम होती है, जैसे डियर हमारा पीरियड जब अब्सेंस होने वाले लगते हैं, उस टाइम हमारा क्या होता है, ज्वाइंट पेन ज्यादा होने लगता है। गाउट की मैं बात करूं, जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की शोध होती है यानी कि गॉट होती है। तो ये आपका पेन होता है जोड़ों जोड़ में, जो गैठिया बीमारी कहते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका 18 चैप्टर के साथ, और एक आपको लास्ट बचेगा 19 चैप्टर, जो कि आपके लिए 3 दिन और लगेगा, फिर हम 12 क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।